हेलो कैसे हो भाई। सभी का स्वागत है अफसर सीरीज के वीडियो नंबर 5 में, जो है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तक इस चैप्टर में हम बेटा 4 वीडियोस बना चुके हैं और देख चुके हैं काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने देखा, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग भी देख लिया, और हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी क्या होता है समझ लिया है। अगर आप पहली बार आए हो तो भैया पहले जाओ और वो वीडियोस चेकआउट करो, जाके देखो, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, ठीक है। और साथ के साथ जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको बता भी दूं कुछ चैनल के बारे में। तो ये चैनल है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और जी हाँ, मेरा नाम वरुण है। आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर देख लिया है और पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर डालो यार, कितना टाइम लगता है, तो इसको कर लो क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तुम सब देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मोटिवेशन हमें मिलती रहती है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। ये जो हमारा फ्री स्टडी चल रहा है ये बढ़िया से फलता फूलता रहे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देना चाह रहा हूँ। देखिए, छुट्टियाँ ख़त्म होने को आई हैं, आप लोगों के यूनिट टेस्ट अनाउंस हो गए होंगे। सेकेंड यूनिट टेस्ट स्कूल में होने वाले होंगे या हाफ ईयरली होने वाला होगा। एंड उन चैप्टर्स, उन एग्जामिनेशन में ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लाइव डाउट सेशन लूँ या एक बार वन शॉट रिकैप दे दूँ सबका, तो उसके लिए वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करना लाइव सेशन, लाइव सेशन। जी हाँ, अगर लाइव सेशन की डिमांड ज़्यादा आती है तो मैं तुम्हारे हाफ ईयरली में तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले प्रॉपर्ली पूरा लाइव सेशन लेके सबको समझाऊंगा, ठीक है। यही हमने करा था पिछले साल भी, और पिछले साल की वजह से ही बहुत ज़्यादा बच्चों का प्यार मिला था, और इस साल भी कुछ ऐसा ही हम ट्रेंड लेके आने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ये बढ़िया वीडियो अच्छा लंबा होने वाला है, तो आराम से देखो। आइए, तो पहले बेटा हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मेन मंत्र क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से देखो हमने ये चीज़ देखी थी, समझना। मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास यहाँ एक चार्ज रखा है और इस चार्ज से बेटा कुछ दूरी पे एक पॉइंट पे मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना है। समझना, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल कितना है समझना। तो मेरे को यहाँ पे निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि हमको इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क करते हुए हमें उसको यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। और इसको हमने लिखा भी था, क्या लिखा था कि मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट इन्फिनिटी है। तो हमने ये देखा था कि Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। और ये वर्क किस पे हो रहा है, इस चार्ज पे हो रहा है, विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ लिया था काइनेटिक, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये। सर, आप तो पोटेंशियल एनर्जी समझा रहे हो, अब समझो एक जनरल बात जो हर 9वीं 10वीं वाले बच्चे को पता होता है कि एनर्जी और वर्क को रिलेटेड है ना भाई। तुम्हारे जिस्म में एनर्जी होगी तो उसके ही इक्विवेलेंट वर्क कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, इस चार्ज पे जो तुम ये वर्क कर रहे हो ना, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, तो ये जो वर्क तुम कर रहे हो इससे इस चार्ज के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। यही वर्क एक तरीके से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब ये, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये जो वर्क डन है ना, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी हाँ, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल भूल गया, यही वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यू से डिनोट करते हैं बेटा इसको,
समझे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? जो तुम वर्क करते हो ना इस पे, वही वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है इस चार्ज पे। इसी को बोलते हैं, यही एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो आइए इसको और डेप्थ में देखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ आया ना? जो वर्क कर रहा तुमने इस पे, उसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, यानी आइए इसको देख लेते हैं। तो डेफिनेशन भी देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव हो रहा था, द फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स उस चार्ज पे लगाती है, force that can do work on the charge particle, this work can be expressed in terms of electric potential energy। यही वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बढ़िया से सिंपल सा बेसिक सी डेफिनेशन। आगे देखिए, यू से डिनोट करते हैं, हाँ सर पता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अभी अभी तुम्हें ये समझाया मैंने, इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी तुम बोल सकते हो। बढ़िया सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है। मैं तुम्हें इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मैं इस बात को तुम्हें ऐसे भी बता सकता हूँ कि ये जो मैंने पीछे ये पूरा का पूरा कहानी बताई है, तुम याद करो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को यानी डेल्टा वी को हम बोलते थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन लेके आ रहा है? हम लेके आ रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, और इसको हम ये भी बोलते थे इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये दोनों ही ट्रू है, पहले बताओ, ये दोनों ही ट्रू है ना? अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसको हम समझते हैं, लेकिन अगर कोई इसको ऐसे लिख रहा है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय क्यू नॉट, तो भी ये सही है। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें भर रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा देखोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव निकल के आएगी। ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, इसका बहुत आसान सा तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी। बट ये दोनों ही बेटा सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ नहीं लिखी है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो एक पॉइंट पे निकालने का जुगाड़ हमने बना लिया है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बचपन में भी जब तुम ये जो तुमने बेसिक क्वेश्चंस करे हैं कि मान लो एक मास है कुछ, मान लो ये मास है 5 kg का, ठीक है, जी की वैल्यू मान लो 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कुछ 2 मीटर हाइट पे ले गए, तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो तुम क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर? mgh। तो mgh 5 दूनी 10 यानी 100 जूल। ये गलत है, ये गलत है 100 जूल। क्यों? मतलब सही है, लेकिन ये इस पॉइंट पे नहीं निकाली है, ये इस पॉइंट को रेफरेंस मान के निकाली। इस पॉइंट पे इस ग्राउंड को रेफरेंस मान के निकालिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 100 जूल बोला है। क्या बात समझे? 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है ना, बढ़ गई। अब खुद सोचो, क्या ये अपने आप इधर जाएगा? नहीं जाएगा ना, इसको तो लेके जाना चाहेगा। तो जब भी कोई चीज स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं होती, जैसे अपने आप किताब नहीं उठाई जाती है ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज अपने आप नहीं हो रही, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। जो नेचर में चीज़ें अपने आप हो रही है, अपने आप, इस वीडियो को देखते देखते तुम्हारा भटक जाना, इस वीडियो को देखते देखते किसी का मैसेज आ जाना और फिर हाँ वीडियो बंद करके बातें करना, ये जो अपने आप चीज़ें होती हैं ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और ये अपने आप कभी नहीं होगा, अपने आप ही ऊपर नहीं जाएगा, तुम्हें वर्क करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सोचना, ठीक है। तो तुम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट नहीं निकालते, तुम किसी के रेफरेंस के हिसाब से निकालते हो। तो एक तो ये याद रखो, और हमेशा याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेटा ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है। इक्का दुक्का चार्ज, तुम्हें एक चार्ज दे दिया, बोला पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ऐसे नहीं बता सकते। ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन है। आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के जब भी क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम या 2 से ज़्यादा आपको पूरा का पूरा चार्ज सिस्टम दिया जाएगा। उसके लिए आपको
ये डिफाइन होगी। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया से आई होप समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का या एनर्जी का सबसे छोटी इकाई, सर जूल नहीं, हम वो सबसे छोटी, उसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ईवी भी बोलते हैं, ईवी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे ना, जब हम सेकंड बुक का एटम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, तब आप देखोगे, या डुअल नेचर पढ़ेंगे, तो ये ईवी बहुत आएगा। भाई चार्ज इतना छोटा सा है, उसके लिए हम कहाँ से जूल में बात करें, जूल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम उसके लिए ईवी में बात करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखिए, मैं तुम्हें इसकी फील भी देता हूँ। फर्स्ट करो, तुम्हारे पास 2 प्लेट्स हैं, इन दोनों के प्लेट्स पे कुछ चार्ज है, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डेल्टा वी जो है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे है। अब फर्ज करो तुमने एक चार्ज ले रखा है, लेट्स से तुम्हारे पास एक चार्ज है और तुम इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसके साथ जाता है, इधर तो जा नहीं पाएगा, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पर। तो जाहिर सी बात है, जब तुम इस पर कुछ वर्क करोगे तो उससे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे डिफाइन करा गया है कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो बराबर है चार्ज पे होने वाले उस वर्क के लिए, जब चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच 1 मीटर तक चलाया जाए। मान लो ये गैप 1 मीटर का है, तो जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 मीटर की दूरी पे चार्ज को ऐसे धक्का मारा जाता है, तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ सिंगल एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल such as the electron or the proton through a potential difference of exactly 1 volt। exactly 1 volt potential difference पे जब एक चार्ज को मूव करा जाता है, तो उस पे जो वर्क लगाया स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में, उस एनर्जी को 1 EV कहते हैं। और याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग से यूनिट है, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे जूल में भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो 1E की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 1 की जगह तो 1, E की जगह तुम लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और वोल्ट, डेल्टा भी कितना है, 1 वोल्ट ही है, तो 1 वोल्ट को तुम क्या लिख सकते हो, सर पोटेंशियल क्या था, वोल्ट क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी 1 वोल्ट को तुम लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 जूल पर 1 कूलम। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, कूलम से कूलम, तो तुम्हारे पास आया 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को आमतौर पे ये नहीं समझ आता, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर तुम्हें समझ आया तो बढ़िया से लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं, मज़ेदार कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब देखो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बताया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा हल्के में तुम्हें समझाने की। ध्यान से देखो, फर्स्ट करो इन्फिनिटी पे तुम्हारे पास 2 चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए, ठीक है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट A और दूसरा है पॉइंट B, जो कि R डिस्टेंस पे है। मेरा काम है कि एक एक करके चार्ज को उठा के यहाँ रखना, और ये सिस्टम ऑफ चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ ले आऊँगा एट डिस्टेंस R, तो इस पे जो मेरा वर्क का होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब पहले तो Q1 पे को वहाँ फेंकना है। सर Q1 को वहाँ फेंकने के लिए खुद सोचो, क्या मुझे कोई खास वर्क करना पड़ेगा? सोचो, मैं इसको यहाँ से ऐसे टच कर दूंगा, ऐसे टंग, जैसे ही मैं इसको एक टच करूंगा ना, जैसे ही मैं इसको एक टच करूंगा, ये अपने आप यहाँ से, अरे भाई क्या हो गया, नहीं जाना चाहते का? ये अपने आप यहाँ से चलता हुआ आएगा, और जैसे ही ये A पे पहुंचेगा, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से टच कर दूंगा, ये यहाँ बैठ जाएगा।
इसको वहां से यहां लाने में तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, दूसरे को लाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट में उसको लाना पड़ेगा। लेकिन यहां तो कोई था ही नहीं जब Q1 आया, तो कोई दिक्कत भी नहीं था। प्लस ये दोनों रिपेल भी कर रहे थे, तो इसको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं इसको वहाँ से यहाँ लाया तो वर्क डन इन Q1 इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए वो 0 था। अब मेरे को निकालना है वर्क डन ऑन Q2। Q2 को वहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ा। अब सोचो कितना वर्क करना पड़ेगा Q2 को वहाँ से उठा के यहाँ लाने में। सर वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, ये सोचो, वहाँ से यहाँ लाना है। सर मुझे ये पता है, हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द चार्ज। ये एक जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि ये होता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज है सर? Q2 चार्ज है। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा V टाइम्स ऑफ Q। हाँ सर ये हो जाएगा। मतलब अगर मुझे WQ2 निकालना है Q2 को लाने में इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस है वो निकाल लूँ और साथ में Q2, कौन सा चार्ज? Q2 चार्ज, Q2 से इसको गुणा कर दूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। अब डेल्टा V यहाँ कितना होगा? सर यहाँ डेल्टा V तो सिर्फ इसकी वजह से होगा और उसका फॉर्मूला है KQ1/R। तो आओ लिख दो, तो वर्क डन इन Q2 इज KQ1/R और ये Q2। अब जो टोटल वर्क डन है W टोटल वो कितना हो जाएगा? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 यानी 0 प्लस KQ1Q2/R यानी नेट टोटल वर्क डन जो कि सेव हो रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी, वो आया KQ1Q2/R। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत और सिंपल फॉर्मूला। 2 पॉइंट सिस्टम के लिए ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी? क्या आपने ये चीज़ नोटिस करा कि कैसे इसको यहाँ ला जब हम लेके आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, बढ़ गई ना, अपने आप से तो गया नहीं, हम लेके आए। तो दैट इज़ हाउ यू डू इट, दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आया होगा। समझ आया तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे नीट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका भी आइडिया आपको मिलेगा। कह रहा है प्रेडिक्ट द ट्रेंड इन चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है। अब तुम्हें मैंने क्या बताया है, जीवन में जो काम अपने आप हो रहा है, जो काम, देखो हर कोई ना स्टेबल होना चाह रहा है, इस भी आपको समझो। हर कोई, तुम भी स्टेबल होना चाह रहे हो, हर इंसान स्टेबल होना चाह रहा है। और हम स्टेबल कैसे हो सकते हैं? अपनी एनर्जी कम से कम करके। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या चाहता है? अल्टीमेटली क्या चाहता है जीवन में? उसका लक्ष्य क्या है? न्यूक्लियस के पास जाके बैठ जाना, रिलैक्स हो जाना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी छोड़ के वहाँ पे बैठ जाना आराम से, समझे? अब पॉइंट क्या है, जब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, मतलब सबसे कम एनर्जी जब होती है। तुम देखो, तुम्हारी भी तो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, एक टाइम आएगा जब, चलो तुम नहीं बट कोई ना कोई सबसे स्टेबल फॉर्म में होगा, मतलब लुढ़क जाएगा। उस टाइम पे एनर्जी सबसे, पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है और उस टाइम पे इंसान सबसे स्टेबल होता है ना। भगवान अभी ज़्यादा स्टेबल ना करना मुझे, बट उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी तरीके से जितना भी प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं नेचर में, उन सब में पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। अब तुम खुद देखो सिनेरियो को कि क्या वो प्रोसेस नेचुरली होना चाहेगा? अगर होना चाहेगा तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर नेचुरली नहीं होना चाहेगा, मतलब तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, मसाले मिला के कुछ कर दिया, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमको इंजीनियरिंग, हमको एक ऐसा काम करना है, सिस्टम पे वर्क हमें नहीं करना, हमें सिस्टम से वर्क निकलवाना है, समझ रहे हो? तो सिस्टम पे अगर वर्क करना पड़ रहा है तो भैया ये तो नुकसान की बात हो रही है, तुम समझ रहे हो? तो ये नहीं चाहिए हमको, हम चाहते हैं सिस्टम वर्क करे। तो जब हमको वर्क करना पड़ेगा तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, वो नेचुरली नहीं होगी, समझे? अगर सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। क्या ये बात समझे? अब देखो तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया, व्हेन 2 प्रोटॉन्स एट सम डिस्टेंस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या 2 प्रोटॉन जीवन में पास आना चाहेंगे? सोचो, क्या तुम आगे जाके अपने जिगरी दोस्त के साथ शादी करना चाहोगे? जिगरी दोस्त, मान लो 2 लौंडे हैं,
तो क्या तुम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या दो लौंडे शादी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसका मतलब ये नेचुरली नहीं हो रहा है एक तरीके से। मेरे को ना मेरी बैंड ना बजा दे यार लोग। देखो ऐसा कुछ नहीं है, एक पॉइंट को समझो। लोग सब बोलेंगे कि तुम खिलाफ हो एक कम्युनिटी के, ऐसा कुछ खिलाफ नहीं है, एक एग्जांपल देना। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि ये नेचुरली नहीं हो रहा है ना, अपने आप नहीं होगा, तुम्हें बल लगा के इन्हें पास करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। देखो व्हेन अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन, बताओ दोनों आर डिस्टेंस पे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबल अपने आप हो रहा है, यहाँ एनर्जी डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट है भाई, तुम आगे के हर चीज में देखोगे कि कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। नेचुरली हो रहा है ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, नेचुरली नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस इतना। ऑयल ड्रॉप का रेडियस दे रखा है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -6 मीटर, ये आपको दे दिया। हैज़ ए टोटल चार्ज इक्विवेलेंट टू 40 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये ऑयल ड्रॉप है, मान लीजिए ये एक ऑयल ड्रॉप है, इस पे टोटल 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 40 मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना है इस पे? 40 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये टोटल चार्ज है। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट द एनर्जी दैट वुड रिक्वायर टू प्लेस एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑन द ड्रॉप। अब देखो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ भाई, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहां रखना है, ये ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये किसी और इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? ये इतने सारे नेगेटिव एक और नेगेटिव को आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमें बहुत बल लगाना पड़ेगा, मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो कह रहा है बताओ कितनी होगी? तो भैया फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? K Q1 Q2 बाय R। K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है? 40 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 भी इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो पॉजिटिव ही आएगा। अगर कोई बच्चा बोले सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, अब नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे? अबे तो यहाँ नेगेटिव करूंगा तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव ही आएगा। आर कहाँ से लेके आ रहे हैं? यहाँ से लेके आ रहे हैं। 10 की रेडियस कितना है? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर लेना भाई, K Q1 Q2 बाय R को, इसको सॉल्व कर लेना। यही वो वर्क डन है जो स्टोर होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 4 9 36, वैसे ईजी है। 4 9 36, 36 को 1.6 से गुना कर लेना, 10 की पावर को शॉर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है 4 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4। आइए चार्जेस लिख लेते हैं, क्या चार्ज हैं। एक तो है Q1 कितना है? यह है 1 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। Q3 कितना है? -3 माइक्रोकूलम। और Q4 कितना है? 4 माइक्रोकूलम। आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा बेटा ये भी एक। अच्छा अगर ये एक है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? इसको क्या बोलोगे? ये कितना होगा? सर ये 1 तो 1 स्क्वायर इज 1 + 1 2 √2, तो ये हो जाएगा √2। मतलब सर ये हो जाएगा √2, तो सर ये भी हो जाएगा √2, ठीक है ना। तो √2 हो जाएगा। अब सर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। देखो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब चेंज इन जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा K Q1 Q2 बाय R प्लस K Q2 Q3 बाय R प्लस K Q3 Q4 बाय R प्लस K Q4 Q1 बाय R। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन बन गया। और कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? इन दोनों का आपस में, है ना। देखो एक तो 1 2 3 4 पेयर का हो गया, और फिर 5 6 पेयर बन रहे हैं। तो छठा पेयर भी लिखो। छठा पेयर कैसे लिखेंगे? आइए बनाते हैं। तो ये बनेगा प्लस K Q1 Q3 बाय √2 प्लस K Q2 Q4 बाय √2। बस इसको सॉल्व करना है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? R की जगह भाई 1 1 कर लो, मैंने R लिख दिया।
आर तो पता है हमें, एक एक है, एक एक। तो इसमें से सर के कॉमन ले लो आप, तो इसमें अब क्या बचेगा, Q1 Q2, Q1 Q2 कितना, 1 और 2, ये आ गया 2, तो 2 माइक्रो कूलम, प्लस Q2 Q3 ये कितना है, 2 और -3 दोनों -6, ये आ जाएगा -6 माइक्रो। फिर आगे करो, ये कितना आ जाएगा, Q3 Q4, Q3 Q4, 4 3 12, मतलब -12 माइक्रो। और फिर Q4 Q1 ये कितना है, ये आएगा 4 माइक्रो, प्लस में 4 माइक्रो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया 4 माइक्रो। इसके बाद ये भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, Q1 Q4, तो Q1 Q4 को करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा, Q1 Q4 इज -3 माइक्रो बटे √2, और प्लस में Q2 4 4 दूनी 8, ये प्लस में 8 माइक्रो बाय √2। बेटा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, देखो 4 और 5 6, 4 और 2 6, 6 से 6 गया -12, तो U आया कि -12 माइक्रो, -3 माइक्रो बटे √2, प्लस में 8 माइक्रो बटे √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, √2 आप एलसीएम ले लेना, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 7 8, तो -12 प्लस 5 बटे √2 सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आएगा, यानी आपका जो पोटेंशियल आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। अब तो मैथ्स है, इसमें तो कुछ भी नहीं, तो आगे मैथ्स है, मेरे को आपको टाइप्स करवाने, इसलिए मैं फटाफट इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मैथ्स का पार्ट है। तो आई होप ये समझ आया होगा, इसमें कुछ खास नहीं, बड़ा बेसिक है। ध्यान से देखो, हमेशा कॉम्बिनेशन पेयर में लो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और वैसा सेम क्वेश्चन, इस बार ट्राइंगल है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो इसको करो पूरा, कैसे करोगे, पेयर बनाओ, कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना किसका होगा बेटा, इन दोनों का पेयर, फिर इनका पेयर, फिर इनका पेयर, यानी कि Q इंटू में 8Q बटे 4D, प्लस के 8Q इंटू में 15Q बटे 5D, प्लस में के 15Q इंटू में Q बटे 3D, ये बन गया। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, देखो K कॉमन ले लो, KQ स्क्वायर कॉमन ले लो, KQ स्क्वायर बटे D कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, 4 दूनी 8 2, प्लस यहाँ कितना बचेगा, 5 3 15, 3 8 24, प्लस 3 5 15 15, कितना हो गया ये 15, 24 और 2 26, 26 और 15 कितना होता है भाई, 5 10 11 2 3 4 41 आ रहा है क्या, आपका आंसर आएगा 41 KQ स्क्वायर बाय D, 41 KQ स्क्वायर बाय D, ठीक है ना। 5 3 15, 3 8 24, 4 दूनी 8, 24 25 26, अरे नहीं 15 नहीं है ये, सॉरी 3 5 15, 5 आएगा, तो 24 2 26 27 28 29 31, सॉरी 31 आएगा भाई, 31, माफ़ी तेज़ी में जा रहे हैं ना इसलिए, 31 के Q स्क्वायर बाय D, दिस इज द आंसर, 31 KQ स्क्वायर बाय D, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ क्यूब हैविंग चार्ज Q प्लेस्ड एट दी all the corners given the length of each side is 1 मीटर। आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि आपको एक क्यूब दे दिया गया है, देखिए एक क्यूब दे दिया गया, दिस इज अ क्यूब, आपको एक क्यूब दे दिया गया है, ठीक है, आपको एक क्यूब दे दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि इस क्यूब के हर वर्टेक्स पे एक चार्ज है, कितना, Q चार्ज। तो यहाँ भी Q, 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 और इस क्यूब में जो लेंथ है वो 1 मीटर है, मतलब आपको हर लेंथ 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है,
1 मीटर आपको लेंथ गिवन। कह रहा है इस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी बनाइए। अब देखिए पेयर देखने, पेयर बनाइए। कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? पहले 1 मीटर का पेयर बना लो। देखो 1 2 3 4, फिर पीछे 5 6 7 8, फिर इधर 9 10 11 और 12। सर आपने ये क्यों नहीं लिया? ये तो शुरुआत में ले लिया था ना। तो 12, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 1 मीटर वाले कितने पेयर बने सर? 12 बने। 12 के क्यू बाय आर कितना है? 1। ठीक है ना। ये फिर डायगोनल वाले लो, डायगोनल वाले। सर ये 1 तो बताओ ये कितना होगा? ये कितना आएगा? ये कितना होगा? ये पीछे की तरफ, एंड सिमिलरली ये, ठीक है ना। देखो कितना आ रहा है। ये 1 तो ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, तो ये हो जाएगा √2। ये भी पीछे वाले फेस में भी √2 हो जाएगा। सर ये आगे वाले फेस में ये भी √2, और ये वाले फेस में जो पीछे जा रहा है ये भी सर √2 हो जाएगा। अब ये कितने पेयर बन रहे हैं? ठीक है, और ऐसे पेयर यहाँ भी बनाओ। देखो ये 1 तो ये यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो टोटल कितने बन रहे हैं? बनाओ टोटल कितने बन रहे हैं। देखो पेयर कितने बन रहे हैं। देखो सर 1 2, ऐसे पीछे वाले में 3 4, फिर साइड वाले में 5 6, फिर इस तरफ 7 8, फिर ऊपर की तरफ 9 10, फिर नीचे की तरफ 11 12, मतलब 12 ही पेयर बन रहे हैं, यानी 12 के क्यू बाय √2 आ रही है। और कौन सा पेयर बन सकते हैं? और कैसे? बिल्कुल डायगोनल, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का क्या मतलब है, मतलब एक पिंक से दिखाते हैं। मतलब तुम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहे हो, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। मतलब अगर तुम्हें यहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम में एक कोने से उधर कोने तक और एक कोने से उधर कोने तक, है ना। ऐसे उधर वाले कोने से इधर वाले कोने तक, और उधर वाले कोने से यहाँ नीचे वाले कोने तक। समझ गए? समझ गए? इसका ऊपर पीछे वाले का आगे वाले से, और पीछे वाले का इस वाले से, ऐसे इस तरफ भी बनेंगे तो 4 बनेंगे, 4। तो यानी 4 के क्यू बाय ये कितना हो जाएगा? 1 √2 √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। बताना तुम्हें ये मैंने कैसे करा, समझ में आया या नहीं? जिसको समझ आया बताना, जिसको नहीं आया लिखना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा स्लाइड है? 10, पेज नंबर 10 समझ नहीं आया, लिखना जरूर अगर नहीं आया तो। ठीक है, मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट फिर से अब कॉन्सेप्ट आ गया। देखो क्या है, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखो, यहाँ से भी सवाल आते हैं। मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट करो आपके पास एक डाइपोल है, फर्स्ट करो आपके पास एक डाइपोल है, मतलब -q और +q, और ये डाइपोल आपने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। आपने इसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है। किस एंगल पे रखा है? कुछ आपने θ1 एंगल पे रखा हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक, अब जाहिर सी बात है इस डाइपोल पे कुछ फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ इसको लेके जाना चाह रही है। F = QE फोर्स है जो इस तरफ लग रही है। कोई नहीं, हमने क्या करा बेटा, हमने इसको सेंटर मान के इस डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करा, इस डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करा। मतलब मैंने इस डाइपोल को
एक सेकेंड, मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करा, मतलब टिल्ट करा, रोटेट कर दिया। शिफ्ट बोलना ठीक नहीं है, मैंने रोटेट कर दिया। मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ठीक है, मैंने मान के चलो कुछ डी थीटा एंगल पे इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि कितना वर्क हुआ होगा इसको शिफ्ट करने के लिए। तो सर इसकी एंगुलर शिफ्टिंग हुई है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वर्क जो डी डब्ल्यू, छोटा सा डी डब्ल्यू आएगा, वो आएगा एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क इनटू में डी थीटा। देखो ये निकल के आएगा एंगुलर, ये क्या है, एंगुलर वर्क जो भी हुआ है। और छोटा, ये छोटा एंगुलर वर्क है, छोटू सा वर्क जो इस पे हुआ है, हल्का सा डी थीटा रोटेट करने के लिए। ठीक, अब समझो सर टॉर्क क्या होता है। सर टॉर्क होता है पी क्रॉस सी, हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में। तो डी डब्ल्यू विल बी पी क्रॉस सी यानी पी ई साइन थीटा डी थीटा। हाँ सर, एक चीज और सर, ये वर्क अगेंस्ट द फील्ड है, क्या ये अपने आप जाना चाहेगा? नहीं, ये हमको इस फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, उल्टा लेके जाना है। तो ये उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये हमारे पास आया है, ये है वो स्मॉल वर्क, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब ये तो छोटा वर्क है, मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा वर्क निकालना, मतलब मुझे यहाँ पूरा का पूरा वर्क निकल के पता चल जाए। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा 1 है और ये जो थीटा 2 जो फाइनल एंगल है वो इसको मान लेते हैं। लेट्स से फाइनल एंगल यहाँ से ये है थीटा 2। ठीक, मतलब मैं अगर डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दूं माइनस पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा को इंटीग्रेट कर दूं लिमिट लगा के थीटा 1 से थीटा 2, तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा कि भैया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेके जाने पर कितना। अभी तो डी थीटा करा था ना, यहाँ से एंगल तो पूरा थीटा 2 बनेगा ना, इधर से तो थीटा 2 बनेगा, इसलिए थीटा 2 रखा है। ठीक है सर, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सर वर्क आ जाएगा टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा सर माइनस, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो सर, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं रिलेशन को देखूं तो उसको भी मैं ये बोल सकता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ समझा रहा हूं फिर करूंगा। मैं इसको एंड में भी कर सकता था लेकिन मैं यहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखो सर। हमने अभी ताज़ा पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बराबर होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इसके भी बराबर होती है। भाई अगर फोर्स इलेक्ट्रिकल लग रही है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखो हमने ये करा है, लिखा है बकायदा इसको, ये देखो यहाँ लिखा ना नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इसके भी बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब मामला ये है कि अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल डी डब्ल्यू, यानी नेगेटिव इंटीग्रल Q1 से Q2 सॉरी थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स पे के द्वारा हम देख रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव आया है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट मेरे पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। बेटा पी ई कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लो, तो ये आ गया पी ई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 1 से थीटा 2।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, यानी ये आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, माइनस पी ई, ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पर हमसे तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम एक कंडीशन ले रहे हैं। क्या हम ये मान के चल रहे हैं, एक स्पेशल कंडीशन हमने माना है बेटा, और हमने इसमें ये माना है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि थीटा 1 जो है ना वो 90 डिग्री है। पहले ही मान लिया, सर क्या बात कर रहे हो, थीटा 1 ये एंगल 90 तो नहीं दिख रहा, अरे नहीं है, मान लिया, लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि ये ऐसा है, मान लिया कि थीटा 1 ऑलरेडी 90 है। बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया ना, शुरुआती जीरो हो गई, तो हम थीटा 2 पे, मतलब थीटा 2 पे कितना पोटेंशियल आया है वो निकाल लेंगे। अरे जैसे एक बक्से को नीचे से ऊपर लेके जाना है ना, जैसे ये मैंने तुम्हें ये केस बताया था, कहाँ है, ये मैंने तुम्हें ये समझाया था, यहाँ हमारा 100 जूल का वर्क हुआ है या 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी आई है, लेकिन एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताया है ना हमने, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ग्राउंड को जीरो माना था। अगर भाई मैं इस ए पॉइंट 1 मीटर पे ले लूंगा तो 100 जूल नहीं आएगा, कम आएगा, तो एग्जैक्टली 100 निकालने के लिए मैंने इसका कंपैरिजन जीरो से करा, यानी ग्राउंड से करा। इसी वजह से मैंने इस केस में भी इसका कंपैरिजन मैं जीरो से करना चाह रहा हूं, और इसलिए मैंने थीटा 1 90 माना है, क्योंकि थीटा 1 90 तो कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो थीटा 1 90 है तो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 90 पे जीरो आ जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2, और जनरल फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा अगर हटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी ई, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सिचुएशनल है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो मैं इसका पूरा केस तो मैं समझाता हूँ, पूरा खोल के रख दूंगा तो मैं एकदम से कॉन्सेप्ट दुरुस्त आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो ले लिया, ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें सिनेरियो समझाता हूँ, देखो तुम्हें एकदम से समझ आएगा। स्पेशल केसेस देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। व्हेन डाइपोल इज एट 90 डिग्री, मान लो एक डाइपोल है, ये है डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, और बेटा ये 90 डिग्री पे ऐसे रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 डिस्टेंस पे ऐसे रखा है। अब मैं यहाँ पर ये निकालना चाहूँ कि मुझे इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे कितना टॉर्क यहाँ बन रहा है, तो सर टॉर्क का फॉर्मूला तो होता है P क्रॉस E, यानी पी ई साइन 90 डिग्री, यानी आंसर आएगा पी ई। तो टॉर्क तो यहाँ पर पी ई है, और याद करो ये टॉर्क मैक्सिमम होता था, तो दिस टॉर्क इज मैक्सिमम, कितना पी ई। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क है। फोर्स यहाँ कितनी है सर, फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स एफ नेट, सर एफ नेट तो यहाँ पे जीरो ही होती है सर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव पे फोर्स इधर, नेगेटिव पे फोर्स इधर, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, वो मैक्सिमम है। यही अगर मैं एक तीसरा केस करूं कि मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, तो पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, यानी नेगेटिव ऑफ पी ई कॉस 90। सर कॉस 90 जीरो होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बेटा, जीरो है। और यही हमने साबित करा है यहाँ पर, जब थीटा 1 है 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यही हमने साबित करा यहाँ पर। मतलब इस केस में टॉर्क मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है। यही एक और केस देखते हैं, देखो यही एक और केस, व्हेन डाइपोल इज एट 0 डिग्री, मतलब डाइपोल बढ़िया से ऐसे रखा है, माइनस क्यू 12 डिस्टेंस पे प्लस क्यू। आइए एक एक करके सारी चीज़ लिखते हैं, बताइए। पहला बताइए एफ नेट भाई अब भी जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। सर कैसे, देखो सर कैसे,
सर इस पे फोर्स इधर लग रही है, इस पे फोर्स इधर लग रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेन, तो नेट फोर्स जीरो है। सर व्हाट अबाउट नेट टॉर्क, व्हाट अबाउट नेट टॉर्क, टाउ नेट, ये कितना है? सर टॉर्क का फॉर्मूला आता है P क्रॉस E, P क्रॉस E यानी पी ई साइन थीटा। सर साइन थीटा कितना है? जीरो, साइन 0 डिग्री, तो ये पी ई जीरो यानी ये हो जाएगा जीरो यानी जीरो, तो नेट टॉर्क भी यहाँ जीरो है, यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो आया है। याद करो जब भी ऐसा रखा होता है, सोचो एक पेन ऐसा है, इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर डिस्प्लेस कर भी दोगे तो भी ये फोर्स खींच के इसको वापस यहाँ ले आएगी, मतलब ये नेचुरल कंडीशन पे ऐसे ही रखा रहना चाहता होगा। इसलिए याद करो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब आ जाओ तीसरी पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी ई कॉस थीटा। सर कॉस थीटा कितना है? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, यानी ये आएगा माइनस पी ई। बाप रे, अब दिमाग में आया। पोटेंशियल एनर्जी है और नेगेटिव है, यही तो चाहता है हर कोई। क्या चाहता है? सबसे स्टेबल होना। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करके। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसी वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। तो ये बात समझे? क्या आप दिमाग में आया ये कि क्यों था? चैप्टर 1 में हमने सिर्फ यहीं से समझाया था, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझा रहे हैं कि क्यों स्टेबल है। यही इसका उल्टा कर दो, इसको घुमा के अनस्टेबल पे लेके जाओ, मतलब 180 डिग्री पे रखो, 180 डिग्री पे रखो। देखो यहाँ माइनस क्यू रखो, यहाँ पे प्लस क्यू रखो, ऐसे रखो। ये कितना? 12 डिस्टेंस पे है, 12 डिस्टेंस पे। मतलब हमने क्या करा, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया। अब हो क्या रहा है? अब हो क्या रहा है? सर इस पे फोर्स, ई पे फोर्स कैसे लग रही है? इस तरफ लग रही है, और क्यू पे फोर्स इस तरफ लग रही है, मतलब ये ऐसे दब रहा है, दब रहा है। हल्का सा एंगल दे दो, फट करके वापस वैसा हो जाएगा ना। इस पे भी है, हल्का सा इसको एंगल दे दो, पट घूम के ये इधर ही आ जाएगा, है ना। आओ, तो अब इस पर नेट फोर्स कितनी है? सर नेट फोर्स तो अब भी 0 ही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, अब भी 0 ही है। सर व्हाट अबाउट नेट टॉर्क? नेट टॉर्क, टाउ नेट कितना है? सर P क्रॉस E होता था, यानी पी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा पी ई साइन 180 डिग्री यानी 0। टॉर्क नेट भी, टाउ नेट भी यहाँ 0 है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब हल्का सा भी इसको डिफ्लेक्शन दे दो तो ये कभी लौट के यहाँ नहीं आएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। समझ गए? ये घूम जाएगा। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई, यानी खोलूंगा तो माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज -1, यानी कि P डॉट ई, यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब बहुत अनस्टेबल, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बढ़ गई ना पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात आप समझे? क्या दिमाग में ये आया? सो दैट इज हाउ यू डू इट। तो ये आपका केस है। आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डाइपोल with dipole moment P placed in an electrical field from a position of stable equilibrium to unstable position of stable equilibrium to unstable equilibrium। मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? डाइपोल बना लेते हैं, पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। माइनस क्यू, ये 12 डिस्टेंस पे, ये प्लस क्यू, ठीक है। इसको हमने रखा है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। हमको वो क्या कह रहा है कि हमको इसको यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम से घुमा के लेके आना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। इसको ऐसे करना है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये 12 डिस्टेंस, ठीक है। इसको घुमा के ऐसे कर देना है।
तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना आता है वर्क। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, मतलब ये कौन सा था, ये तो था स्टेबल, एक्सक्यूज मी, और ये क्या है, ये है अनस्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी और यहाँ कितनी, आइए देखते हैं। पहले तो तुम खुद सोचो पोटेंशियल एनर्जी इसमें बढ़ेगी या घटेगी। क्या कभी कोई चीज़ स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगी अपने आप? नहीं होना चाहेगी। अगर नहीं होना चाहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव आएगी। आइए देखते हैं पॉजिटिव कैसे आएगी। देखिए फाइनल क्या है, फाइनल ये है, फाइनल कंडीशन ये है, और ये क्या है, इनिशियल कंडीशन। क्या था स्टेबल में, स्टेबल में क्या था और अनस्टेबल में क्या था, ये था स्टेबल का एग्जाम्पल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, ठीक है। और अनस्टेबल में कितनी है, अनस्टेबल में देखिए पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आइए चेक करते हैं। तो फाइनल ये है, वो है इनिशियल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अनस्टेबल में कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, पीई, और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पीई। मान लीजिए कंडीशन U1 है, ये U2 है, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब U2 माइनस U1 निकालना है। सर U2 कितना है, पीई है, और माइनस करना है U1 यानी माइनस का पीई। देखिए ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ पीई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ पीई हो जाएगा। अब मैं दोबारा से वही चीज़ करके दिखाऊं, मैंने वो नहीं करा, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया आपको। क्या आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि अपने आप ये कभी होना ही नहीं चाहेगा, ये तो अनस्टेबल से स्टेबल जाना चाहेगा, स्टेबल से अनस्टेबल कभी नहीं होना चाहेगा। समझ गए ना, समझोगे ना। कई बार समझो, शादी करने के बाद तुम खुद से डिवोर्स एकदम से नहीं देना चाहोगे कि डिवोर्स भी दे दें, हैं कहीं भाग भी जाएं, तबाह हो जाएं, कोई करियर पे भी पता चले फर्जी डिग्री भी पकड़ी गई है, कोई खून कर दिया तो जेल होगा। खुद से नहीं करने चाहोगे, हालात बन जाए इंसान के तो क्या करो भैया, जाना पड़ेगा डब्बे में। ठीक है, चलो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2e एंड माइनस 2e आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2.4 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर कंस्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल डाइपोल बना रहा है। कह रहा है दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 4 × 10⁵ वोल्ट मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P क्या होता है, ये होता है सर Q.2L, यहाँ टोटल डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है 2e, ट्वाइस × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में टोटल डिस्टेंस कितना है 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.4 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम -10। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है सॉल्व करो। ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4.8 × 1.6 कितना हो जाएगा 48, 6 चौक 24, 25 27 28, ये 48, 8 8 8 16, 4 5 6 7, 7.68। आंसर आएगा 7.68 × 10⁻−19 -29। ये डाइपोल मोमेंट होना। ठीक है, सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट। और क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डाइपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो ये हमने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इक्विलिब्रियम, P इंटू में E, P.E। तो P कितना है, P आया है 7.68 × 10⁻−29 इंटू E। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है ये दे रखी, इसको इससे गुणा कर देना भाई 4 × 10⁵ से, ये आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। थर्ड कह रहा है एंड वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री स्टेबल से अनस्टेबल, ट्वाइस ऑफ पीई। अभी निकाला ट्वाइस ऑफ पीई, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका दुगना कर देना, उसका दुगना कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हो गया सवाल। ठीक है, दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, फटाफट आइए। अच्छा, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए था। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये टॉपिक भी हलवा टॉपिक है, मैं इसमें करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट करिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है,
मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हालांकि जब कैपेसिटर आएगा इसको मैं तब भी करवाऊंगा, लेकिन अब भी आप इसको समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर, अरे लाल, हाँ ये कंडक्टर रखा। अब होगा क्या कि बेटा जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपने इस कंडक्टर को रखा तो इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस inside the conductor will take place, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर जाना चाहेगा, मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये कहानी जैसे जैसे होगी तो ध्यान से देखिए, इस पोलराइजेशन की वजह से एक इनवर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेटअप होने लगेगी, ठीक है। कब तक होगा ये पोलराइजेशन, कितना टाइम तक चलेगा, तो ये तब तक चलेगा until the E induced will be equals to E external। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये E एक्सटर्नल है और जो अंदरूनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये पैदा हुई है, इसलिए इसको E इनसाइड या E इंड्यूस्ड कहते हैं। अब बेटा ये कितनी होगी अंदर वाली E इंड्यूस्ड, बेटा जितनी आउटर वाली है बिल्कुल उसके बराबर। कि सर कैसे बराबर हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस की तो कमी है नहीं, तो ये बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब E नेट जो है जो पहले सिर्फ E आउटसाइड की वजह से था, अब उसमें से माइनस होना पड़ेगा E इनसाइड को या E इंड्यूस को। और ये मैं बता चुका हूं कि पोलराइजेशन चार्जेस तब तक इधर आते जाते रहेंगे जब तक E आउटसाइड के बराबर E इनसाइड नहीं हो जाता, यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द कंडक्टर ये जीरो नहीं हो जाता, समझे बेटा। इसी कंडीशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर। अब क्या होता है इस कंडीशन में, आइए देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे, देखो क्या होता है। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फटाफट देखते हैं। अंडर स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, क्योंकि अच्छा एक बात और समझो, बच्चा सोचता है आउटसाइड मतलब ये भी और ये भी, अरे नहीं, कंडक्टर इन दो के अंदर रखा है ना, इसलिए देखो ये 2 ही बनाई है कि इन 2 को मारने के लिए ये 2, ताकि नेट यहाँ जीरो हो जाए, समझे। बच्चा सोचता है इसको भी और इसको भी, ना भाई ना, ये इसके अंदर है तो सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर E इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये बात तो फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले भी बता चुका है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है आउटसाइड वो नॉर्मली होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तीसरा, द होल बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल एज E इज जीरो, जो कंडक्टर की पूरी बॉडी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो गई है तो वहां पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। चौथा, एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्जेस appearing on the surface of conductor is equal and opposite to the external field। यही बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी बाहर वाली के, तभी तो जाके E इनसाइड जीरो आ रहा है, वही पॉइंट यहाँ पर भी बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बड़ा सिंपल सा है। 5वां देखो, ऑन ग्राउंडिंग द कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मान लो कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, इस पर कुछ भी चार्ज है, जैसे ही इसको मैं ग्राउंड करूंगा बच्चे को लगता है कि चार्ज जीरो हो गया या चार्ज नेगेटिव हो गया या चार्ज और पॉजिटिव हो गया। चार्ज के बारे में हम बात नहीं करते, याद करो ग्राउंड करने का मतलब आप पोटेंशियल जो है वो जीरो कर देते, ये हमेशा याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बहुत सवाल बनते हैं, आगे भी आएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, याद है प्लेन शीट की वजह से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी चैप्टर 1 में
इस तरफ और एक इस तरफ कितना आती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। जब ऐड करते थे दो के बीच का, मतलब यहाँ भी एक प्लेन शीट हो तो बीच में जब ऐड करते थे तो 2 सिग्मा बाय, मतलब 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता था, ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो, चार्ज डेंसिटी इज हायर एट शार्प पॉइंट्स। जहां पर ये कोने होते हैं ना, कोने ऐसा, यहां चार्ज सबसे पहले आके मरना चाहेगा, यहां चार्ज बिल्कुल भसड़ मचाएगा कि यहीं इकट्ठा होना चाहेगा, कोनों पे, पेन की टिप पे, यहाँ चार्ज सबसे ज़्यादा होते हैं, समझे। तो जहाँ भी शार्प पॉइंट्स है वहाँ चार्ज सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो सीबीएसई इतना नहीं पूछता लेकिन आपको पता होनी चाहिए, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा ये दोनों बराबर हैं। सर क्या बात करो, बराबर है? हाँ बराबर है। देखो ई क्या बताया मैंने, ई क्या बताया सर, ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप अगर इस फॉर्मूले में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में ई की वैल्यू अगर रख दो तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से ये गया, आपको मिलेगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2। तो दस दोनों के दोनों सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी, ठीक है। और इसी के साथ बेटा हमारा ये वीडियो भी होता है ख़त्म। आई होप तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आया होगा, समझ आई होगी। बहुत बढ़िया तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी वीडियोस आ गई है। एक और वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि एक पूरे के पूरे शेल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है ना। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, जिसमें बढ़िया सवाल आएंगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चिल करो, रिलैक्स करो, घूमो, बाय।